हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार वन रक्षक 2020, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020, ये मॉक टेस्ट 6 है। इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हो चुका है, उसका अलग प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और यहाँ पर देख सकते हैं 50 MCQ है और इसमें निगेटिव है 1/3। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन लगाना है और अपना स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है महावीर से, जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनता है एक, यहाँ से जरूर याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी जो महावीर जी थे, इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये किस स्थान पर हुआ था? सबसे पहले 540 ईस्वी पूर्व, क्योंकि ये भी दे सकता है कि कहाँ कब हुआ था। तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और अगर इनका मृत्यु की बात किया जाए कि इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये पावापुरी में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सांची का स्तूप, यहाँ पर देखिए सांची का स्तूप जो है ये सबसे बड़ा स्तूप है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। तो इसका निर्माण महान आपको शासक अशोक ने कराया था, ठीक, ये याद रखिएगा। तो दूसरे के आंसर सी हो जाएगा। कलिंग युद्ध जो हुआ था ये अशोक और कलिंग के राजा द्वारा मतलब हुआ था, उनके बीच में हुआ था। तो कलिंग युद्ध भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूरज सदैव पूरब में निकलता है। ये आप देखेंगे कि कभी भी पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। तो ये क्यों निकलता है पूरब में, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी जो है ना, ये अपने पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमको दिखाई देता है हम लोगों को कि सूरज पूरब में निकलता है, ठीक। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार अब घूम जाती है और ये आपको सूरज के 365 दिन 6 घंटे में घूम जाती है, ठीक, एक चक्कर लगा लेती है। ये याद रखिएगा। तीसरे के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व मीन्स की पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व वो कहलाता है जैसे कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, ठीक। मीन्स कि 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने लोग निवास करते हैं, मीन्स कि जितने मनुष्यों की संख्या है, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये बिहार राज्य का है, ठीक। बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। राज्य का हम बात कर रहे हैं, न कि केंद्र शासित राज्य का, ये याद रखिएगा। 4 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये किस वर्ष खत्म हुई? देखिए, पहले तो स्टार्ट हुई थी 1951 से 56 तक चली थी, मीन्स की 5 वर्षों का था ये। बीच बीच में ब्रेक भी हुआ था। आपको पूछ सकता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस शुरुआत कब हुई ये भी याद रहना चाहिए आपको। तो ये 1997 से शुरुआत होकर 2002 तक हुआ। तो मीन्स की 2002 में आपको क्या हुआ था, खत्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इसके आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? प्रथम यूरोपीय जो व्यापार के लिए आए थे समुद्री मार्ग द्वारा, आपको बताना है कि ये कौन थे जो भारत आए थे। जो भारत आए थे केरल के कालीकट बंदरगाह पर, ये कौन था? वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा एक कौन था? तो पुर्तगाली था। ये याद रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे 1498 में और सबसे बाद में गए भी 1961-62 में गए थे यहाँ से, आपको गोवा और दमन द्वीप छोड़कर युद्ध हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये आने वाले भी पहले हैं और जाने वाले में भी बाद में है, सबसे जाने वाले में, ठीक। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जो महात्मा गांधी है हमारे राष्ट्रपिता, इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे तो धोती उती पहनकर जब नीचे उतरे तो वहीं आपको विंस्टन चर्चिल ने बोला था कि देखिए अर्धनग्न फकीर आ गया, ठीक। तो ये गांधी जी को बोला था, ठीक, उस समय न्यूज़पेपर में भी आया था। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल आपको महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? जो अश्वमेध यज्ञ है इसका आयोजन किसने किया था, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो किए गए थे ये समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर है? घंटों का अंतर है। इसकी जो ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो मान लीजिए ये रफली हम पृथ्वी का चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए रफली ये है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है यही ग्रीनविच बोला जाता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है यहाँ से। और यहाँ से टाइम जो है ये निर्धारित किया जाता है। पूरब में जाने पर बढ़ जाता है, पश्चिम में जाने पर घट जाता है। तो यहाँ पर पूरब में हमारा पड़ता है देश मीन्स की भारत, ठीक। तो पूरब में जब पड़ता है तो ये 5.5 घंटे आगे पड़ता है। कितना? 5.5 घंटे। 1 घंटे का अंतर होता है 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा माना जाता है। तो वैसे 82.5 डिग्री आगे यहाँ से है। ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री यहाँ पर है, आगे है। और यही हमारा भारत से गुजरता है और वहीं हम लोग टाइम लाइन जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है लिए हैं, वो 5.5 घंटे यहाँ से आगे है ग्रीनविच से, ठीक। ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? ये भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है।
भारत जो मान लीजिए ये है पृथ्वी, देखिए मैं थोड़ा रफली यहाँ पर बना, ये पृथ्वी हुआ, ठीक। ये हुआ आपको विषुवत रेखा जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो 0 डिग्री आपको ये अक्षांश रेखा है, और ये जो होता है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक। अब हमारा जो देश स्थित है ये आपको 23.5 डिग्री जो है ये आपको कर्क मान लीजिए, कर्क रेखा है उत्तरी, और ये 23.5 डिग्री हो जाएगा, ये मकर रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देश स्थित है, ठीक। ऐसे यहाँ पर नहीं, ऐसे स्थित है, बीचों बीच कर्क रेखा पार होता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, एक तो उत्तर में स्थित है और यहाँ पर, यहाँ से आगे क्या हो जाता है, पूरब हो जाता है, तो पूरब में स्थित है, ठीक। तो हमारा जो देश है यहाँ पर स्थित है, माफ़ कीजिएगा ये छोटा सा यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये कौन सा है, ये आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रहता है। ये मान लीजिए कोई ये सदस्य नहीं है, मान लीजिए हम ही हैं, ठीक, हमको मंत्री बना दिया गया, मान लीजिए मोदी कैबिनेट में हमको मंत्री बना दिया गया, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, तो हम तो अभी नहीं लोकसभा के सदस्य, नहीं राज्यसभा के सदस्य, तो हमको 6 महीना तक ये रहता है कि 6 महीना तक हम मंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन वो 6 महीना में क्या होता है, या तो आपको राज्यसभा से हमको सदस्यता दिला दिया जाए, या कहीं लोकसभा का सीट खाली होता है ना, कहीं कहीं लोग मर जाते हैं, या कहीं कहीं उपचुनाव होता है तो खाली होता है, तो वहाँ से हमको खड़ा करके जिता दिया जाए, तो ये ऑप्शन रहता है, ठीक। तो अगर 6 महीना के अंदर आपको सदस्य बनना पड़ता है, अगर केंद्र में आपको मंत्री बन रहे हैं तो, वैसे अगर राज्य में बन रहे हैं तो या तो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ता है। तो ये आपको 6 महीने के लिए कम से कम बन सकते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जो है ये राज्यसभा से सदस्य बनी थी, मनमोहन सिंह जो थे ये राज्यसभा से सदस्य, शुरू में इनकी नहीं था, लोकसभा से नहीं जीत पाए थे। ये आपको 6 महीना का यहाँ पर देख सकते हैं, 6 महीना इनके पास समय रहता है, और ये 6 महीना तक बने रह सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संसद के दोनों सदनों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए। ये भी यही क्वेश्चन है, इसी से दोनों में क्वेश्चन आपको ले लिया हूँ कि कभी ना भूलिएगा। देखिए आपको कम से कम 2 सत्रों के बीच, 2 बैठकों के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। कितना, 6 महीने का। तो संसद के दोनों सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, याद रहना चाहिए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र, इसे सामान्य भाषा में हम लोग लोकतंत्र भी बोलते हैं। और लोकतंत्र अगर बात करेंगे तो लोकतंत्र 2 प्रकार का हो जाता है, एक तो आपको डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, स्विट्जरलैंड हुआ, इजराइल और भी ऐसे देश कुछ हैं जहाँ पर आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, छोटे छोटे देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये बोल रहा है कि जो प्रजातंत्र है ये किस बात पर आधारित होता है, तो प्रजा का तंत्र में, इसकी प्रजा द्वारा शासन, कि प्रजा अपने से प्रतिनिधित्व चुनकर भेजते हैं तो वो शासन करता है, इसकी जनता सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त होता है, कि सरकार कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये आपको प्रजातंत्र या लोकतंत्र में बोलते हैं। राजतंत्र में राजा ही आपको सर्वोपरि होता है, उसका ही तंत्र चलता है, ठीक, ये याद रखिएगा। 13 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक। ये किस परिस्थिति में कर सकता है, हमारे संविधान में देखिएगा तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 में आपात का प्रावधान है। एक में राष्ट्रीय आपात है, ठीक, एक में राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 में। आर्टिकल 360 में आपको वित्तीय आपात है। आर्टिकल 356 जो है ये आपको अलग अलग राज्यों में, बिहार में 8 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ये अलग अलग राज्यों में जिस राज्य से आप हैं वो याद कर लीजिएगा। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है ये हथियारबंद विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है, बाहरी आक्रमण, कोई देश आक्रमण कर दिया, या युद्ध के आधार पर, मान लीजिए भारत किसी युद्ध में संलग्न हो गया, तो ये आपको इसी सभी आधार पर क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपात। यहाँ पर देखिए ये दे रहा है राष्ट्रीय आपात में, इसके राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, आर्टिकल 352 के तहत घोषणा कर सकता है। तो ये इसमें आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं जिसे हम लोग यूएनओ बोलते हैं, यूएनओ, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य संख्या है, इसमें आपको बताना है कि सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य संख्या है ये संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कितना है, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो है ये आपको 5 है। कौन कौन है ये नाम पूछ सकता है, क्योंकि वो 5 में से एक डिफरेंट नाम दे सकता है और पूछ सकता है आपसे कि इसमें से कौन नहीं है। तो ये याद रहना चाहिए कि इसमें से कौन है। अगर इसमें से कौन याद रहता है तो आप बना सकते हैं आगे के क्वेश्चन, ठीक। तो ये पहले याद रखिएगा, एक तो अमेरिका है, यूएसए, ठीक, एक पहले में आपको अमेरिका आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा आपको ब्रिटेन, तीसरे में आपको फ्रांस आ जाएगा, ठीक, चौथे में चीन आ जाएगा और उसके ऊपर ही 5वां में रूस आ जाएगा, ठीक। ये सब अस्थायी सदस्यता है, इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है, वीटो प्राप्त है, वीटो शक्ति है एक आपको, ठीक। ये आपको सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है तो उसी में ये काम आता है, ठीक, किसी भी चीज़ को रोकने में, तो इनके पास वीटो शक्ति है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जल प्रदूषण का कारण है, जो जल प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण में तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कम वर्षा होना,
औद्योगिक अपशिष्ट, मीन्स कि अगर कोई फैक्ट्री से अपशिष्ट निकलता है गंदा पदार्थ तो वो नदी में या कहीं बहा दिया जाता है। कृषि से निकलने वाले पदार्थ, कृषि में से भी निकलने वाले पदार्थ भी आपको जल प्रदूषण का काम होता है। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी इसमें आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे डी। 16 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के दूध की शुद्धता जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है। जो दूध की शुद्धता मापी जाती है ये किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा। फोदोमीटर द्वारा ना गहराई मापा जाता है, समुद्र में जो गहराई होता है ये फोदोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा वही आपको विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, ये आपको भूमध्य रेखा है। मान लीजिए कोई नदी है, ऐसे कर कर ऐसे पार की तो वो 2 बार पार कर दी। ये कौन सी नदी है, तो ये कांगो नदी है। कौन सी नदी है, कांगो नदी है। ठीक, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। अमेजन और नील के बारे में जान लीजिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और पूछे विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो ये अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है। ठीक, नील नदी जो है ये अफ्रीका है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो भूलना नहीं, आपको क्वेश्चन सभी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी अमिताभ बच्चन को दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के का सबसे पहला योगदान था सिनेमा के क्षेत्र में, तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है इनका। ये भारत के पहली राज्यपाल थी। अब आप समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूँ। भारत के पहली राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ठीक, और बहुत सी लैंग्वेज जानती थी, बहुत से लैंग्वेज जानती थी। बंगला जानती थी, इंग्लिश जानती थी, उर्दू जानती थी, अरबी जानती थी, बहुत से लैंग्वेज जानती थी, इसलिए इनको भारत के कोकिला बोला जाता है। इनका आवाज़ भी अच्छा था, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। 20 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस राज्य में मोदी किचन शुरुआत की गई है। करंट अफेयर है आपको। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत किया गया है, तो मोदी किचन की शुरुआत जो किया गया है, अम्मा किचन की भी शुरुआत किया गया था, ये तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकेंड है। एक सरल लोलक है पेंडुलम, उसका दोलन काल 3 सेकेंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए, लंबाई 9 गुना कर दी जाती है। ठीक, अब वो लंबाई जो होता है, ये लंबाई जो है, ये मान लीजिए है, तो इसका लंबाई का 9 गुना कर दिया जाता है, तो इसका नया दोलन काल क्या होगा। तो जैसे ही लंबाई बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनल में आपको टाइम भी बढ़ जाएगा। इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 सेकेंड हो जाएगा। कहाँ गया जी, यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। क्या हो जाएगा, डी। जिस उसका क्या हो जाएगा, आवर्त जो वहाँ पर हो जाएगा, नया दोलन काल जो सेकंड में होगा, ये 9 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक लेंस की क्षमता जो है ये 2.5 डायोप्टर है। डायोप्टर जो होता है ये लेंस की क्षमता मापता है। यहाँ पर देखिए लेंस की क्षमता मापने का इकाई कौन है, डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। ठीक, आपको क्या होता है 1/f, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 बाई यहाँ पर लगाइएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2.5 × 40 से अगर गुणा करते हैं तो 100 आ जाता है, तो यही एक आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 24 मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है। देखिए इसमें से बताना है कि कौन सी धातु नहीं है। तो मरकरी भी एक धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर सल्फर जो हो जाएगा ये आपको धातु नहीं है। सल्फर जो हो जाएगा ये धातु नहीं है। मरकरी ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन सल्फर नहीं है। कॉपर तो है ही, आयरन है ही। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 24 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक इलेक्ट्रॉन AMU में इसका द्रव्यमान बताना है। ठीक, AMU में द्रव्यमान मापा जाता है ना, तो इसका द्रव्यमान बताना है। तो इसका द्रव्यमान जो होता है AMU में एग्जैक्ट आप देखिएगा तो कहीं कहीं ये 0.0 यहाँ पर लिखा जाता है, 6 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में आप देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक, इस ऑप्शन में बी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पर जो आवेश होता है ये आपको नेगेटिव होता है। और इसका सबसे याद करने का सबसे मस्त एक तरीका क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन को किसने खोज किया था, तो यहाँ पर JE लिख दीजिए। जेई के एग्जाम दिया है ना, रेलवे में जेई के एग्जाम होता है ना, तो वहीं जे से आपको क्या हो जाएगा, जे थॉमसन और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ठीक, तो ये आपको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो होता है ये कितने बराबर होता है, ये शक्ति का मात्रक है अश्व शक्ति, तो ये आपको 746 वाट के बराबर होता है। वाट भी आपको शक्ति का ही मात्रक है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 746 वाट का एक अश्व शक्ति होता है। मशीन का आपको ये इसी से मापा जाता है शक्ति। 27 के उड़ीसा स्थित वेलोर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो उड़ीसा में स्थित वेलोर द्वीप है, यहाँ से प्रक्षेपण किया जाता था तो सैटेलाइट का, तो ये आपको नाम बदल कर रखा गया है। क्या रखा गया है, तो ये APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है।
हमारे महान राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। इसमें से बताना है कि सबसे सर्वाधिक रेडियो एक्टिव कौन है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, रेडियम जो हो जाएगा, ये सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, रेडियम। ठीक, देखिए जो यूरेनियम है ये काफ़ी बड़ा होता है, इसका नाभिक तोड़ा जाता है तो नाभिक विखंडन होता है, तो इसमें थोरियम प्लूटोनियम ये बदल जाता है। अब इसमें एनर्जी निकलता है, एनर्जी जब निकलता है तो उसी का काम आता है आपको एनर्जी जो अलग अलग सप्लाई किए जाते हैं, तो आपको वो कहलाता है परमाणु विखंडन। और जब परमाणु आपको क्या होता है, संलयन एक होता है, इसकी आपको छोटा जो इसकी छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु बनते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक बनाते हैं, वो नाभिकीय संलयन कहलाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन का जो ऊर्जा का स्रोत है ये सूरज में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसने खोजा कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है। मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है, ये किसने खोजा था, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये इनका नाम था, ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था कि मादा जो होती है मच्छर एक, उसके द्वारा आपको मलेरिया रोग फैलता है। तो आपको 29 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि आम का खाने योग्य भाग कौन है। आम का खाने योग्य भाग कौन है, ये आपको बताना है। तो आम का जो खाने योग्य भाग है ये आपको मध्य फल भित्ति है। ठीक, ये याद रखिएगा। 30 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित। आखिर नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं, किसका रूपांतरित है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि वो पत्ता का रूपांतरित है। ठीक, नागफनी आप शुरू से लेकर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको पत्ती का आपको क्या होता है कि जब नहीं मिलता है आपको, उसको पानी नहीं मिलता है अच्छे तरीक़ा से, तो वो सिकुड़ जाता है और वो कटीले तार जैसा हो जाता है, इसकी कांटा के जैसा हो जाता है कि वाष्पोत्सर्जन में उसको थोड़ा से भी पानी मिले तो उससे काम अपना चला सके, पूरे खाना बना सके पूरा पेड़ का। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये आप देखिएगा कि ज़्यादातर नागफनी आपको थार मरुस्थल या अलग अलग जो मरुस्थल वाले क्षेत्र में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। जो डायनेमो है, डायनेमो आपको जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आता है, जो कि टरबाइन घुमाता है डायनेमो। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये माइकल फैराडे ने किया था। तो यहाँ फैराडे आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित नहीं करने वाला कारक में सबसे यहाँ पर कर्क रेखा तो करेगा ही करेगा, हिमालय, मानसून, ये सब जो है ये करता है, लेकिन गंगा नदी ये आपको कोई प्रमुख भूमिका नहीं है अब इसको जलवायु को प्रभावित करने में। ठीक, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, हिंदी से क्वेश्चन है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम लोग निर्मम बोलते हैं। निर्मम हत्या होता है ना, बिना आपको ममता की हत्या कर देना, ठीक है, छुरी से रगड़ कर मार देना, ये सब देखे होंगे। तो ये आपको होता है निर्मम हत्या। और जो निर्दयी होता है, जिसमें दया नहीं होता है, उसके जिसमें दया नहीं है थोड़ा भी, उसे हम लोग निर्दयी बोलते हैं। तो 34 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शुद्ध वाक्य छाटें। इसमें से बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए इसमें कौन शुद्ध वाक्य है। ठीक, तो ये आपको देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िएगा। तो मेरे दोस्त के पिताजी गांजा के पुराने व्यापारी हैं, ये इसमें से सबसे शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये शुद्ध लिखा है। यहाँ पर ये सब गलत हो जाएगा। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी, ये साफ गलत हो जाएगा। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी, ये गलत हो जाएगा। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने गांजा के बीमारी, ये भी गलत हो जाएगा। बीमारी नहीं, व्यापारी लिखा है। मेरे दोस्त के पिताजी गांजा के पुराने व्यापारी है, ये सही होगा। 35 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये 8.6% है, 8.6% है। बिहार तीसरे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तीसरे पैर पर बिहार आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना ये किसने शुरू किया था, इसके 2020 का विमोचन किया है। ठीक, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना ये आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें जो उत्पादक होते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं, तो ये प्रकाश ऊर्जा को बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है या प्रोटीन का फैक्ट्री भी इसे बोला जाता है, ये कहाँ संश्लेषण होता है, तो ये राइबोसोम में होता है, याद रखिएगा, राइबोसोम में। कोशिका के आपको ऊर्जा गृह कहा जाता है, उसे किसे बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है।
कोशिका भित्ति जो है ये आपको कोशिका को आपको दृढ़ता प्रदान करता है, ये आपको ज़्यादा पादप कोशिका में देखिएगा कोशिका भित्ति के कारण ही वो ऊपर से दृढ़ होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण किसके द्वारा होता है? तो आप देखिएगा जल द्वारा भी होता है रासायनिक पोषकों का चक्रण, वायु द्वारा भी होता है और भूमि द्वारा भी होता है। ठीक, तो इनमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम है। जो रबी फसल होता है, खरीफ फसल होता है, एक जायद फसल होता है। ठीक, तो ये जो है भारत में खरीफ फसल का जो मौसम होता है ये आपको कौन सा है? तो ये जुलाई से अक्टूबर के बीच होता है। जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर में काटा जाता है, तो जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना। भोपाल गैस जो दुर्घटना घटी थी ये 1984 में भोपाल में घटी थी। ठीक, ये आपको कौन से जहरीले गैस का रिसाव हुआ था? बहुत लोग मारे गए थे। ठीक, ये अमेरिकन फैक्ट्री था एक कार्बाइड का। तो ये आपको किसका हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। मिसाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। 42 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। जो प है हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये अल्फाबेट में, तो प का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है? बोल कर देखिए, प फ दोनों ओंठ सट रहे हैं, तो इसका ओंठ होगा, ओंठ हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा, ओंठ यहाँ उच्चारण स्थान हो जाएगा। प फ ब भ म बोल कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? जो संस्कृत व्याकरण के पिता है ये किनको कहा जाता है? ये आपको बताना है। संस्कृत व्याकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण के पिता पाणिनि को कहा जाता है। किसे? पाणिनि को कहा जाता है, यह याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कपीस का सही संधि विच्छेद है। जो कपीस है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बताना है। तो कपिधन ईस होगा, कपिधन ईस होगा जो कि कपीस का सही संधि विच्छेद है। ठीक, देखिए मैं हिंदी का अलग से सेट स्टार्ट करूँगा। एक आपको सितंबर से अलग अलग सेट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे हर सब्जेक्ट वाइज। साइंस का 20 जैसे क्वेश्चन 25 आता है उसका अलग होगा आपका, हिंदी का जो 20 क्वेश्चन आएगा उसका अलग होगा, मैथ का जो क्वेश्चन आएगा उसका अलग होगा, मैथ रीजनिंग मिला के। तो वैसे भी मैं सेट करूंगा और इंक्लूड भी करूंगा। और हर एक 10 सेट के बाद, जैसे ये 50-50 क्वेश्चन वाला 10 सेट हो जाता, तो 11वां सेट जो, या जब 11वां सेट देने की बारी आएगी उस समय मैं फुल सेट आपको लूँगा। ठीक, तो ऐसे पूरी तैयारी आपको फॉरेस्ट गार्ड की कराई जाएगी, बस आप बने रहिए चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्ग वो हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, तो वहीं आपको उसका शाब्दिक अर्थ बदल देते हैं। ठीक, माफ कीजिएगा, उपसर्ग वो है जो किस आपको शब्द की शुरुआत में लगते हैं। माफ कीजिएगा, शब्द के शुरुआत में, वो जो अंत में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कौन सत्य नहीं है, तो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, ये तो सत्य है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये गलत है, ये प्रत्यय के बारे में है। ठीक, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये भी सही है। इनमें से नया शब्द निर्मित हो जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सत्य नहीं है, तो ये आपको बी हो जाएगा आंसर। ये अंत में नहीं जुड़ते, ये शुरू में जुड़ते हैं। इसमें दिया है अंत में जुड़ते हैं। ठीक, अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। जो पूर्वकालिक क्रिया है इसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो पूर्वकालिक क्रिया में इसके पहले वो हो चुका है क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है कि पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि अधिकरण कारक का चिन्ह है। जो अधिकरण कारक है, कारक से आपको याद रहना चाहिए चिन्ह से, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मे पेपर अधिकरण कारक का चिन्ह है। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 49 है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप होता है 2018 जो कि रसिया में हुआ था, ये कौन से पहले स्थान पर थे या कौन से विजेता देश था, ये आपको बताना है। तो क्रोएशिया तो दूसरे स्थान पर, पहले आपको फ्रांस था। पहले स्थान पर कौन था? फ्रांस था, जीता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 है कि पंचायत, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो आपको पंचायत होते हैं शहर में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे आपको वार्ड का चुनाव बोला जाता है। वार्ड का होता है, उसे वार्ड में आप छोटे छोटे आपको निर्वाचन क्षेत्र में जो आपको विभाजित किया जाता है। तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में आपने कितने सही क्वेश्चन लगाए ये आपको बताना है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर अभी से तैयारी कीजिएगा, तभी कम सीट है, कंपटीशन टाइट है, तो इसमें अगर आपको जाना है तो इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।